इस वीडियो में हम एक्रेलिक में स्कल्पचर पेंटिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। स्कल्पचर पेंटिंग शुरू से ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैंने अलग अलग मीडियम में स्कल्पचर पेंट किए हैं। लेकिन फ़ोटो रेफरेंस से काम करना और एक्चुअल जगह पे विज़िट करके लाइव देख के काम करना, इसमें बहुत फ़र्क है। जब मैं एलोरा गया था और वहाँ पे मैंने ऑन द स्पॉट लाइव पेंटिंग किए थे स्कल्पचर देख के, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था मेरा। अभी इस पेंटिंग को करते टाइम सबसे पहले तो मैंने पेंसिल से ड्राइंग किया था और फिर उसी ड्राइंग को मैंने कलरिंग में भी पेंट किया। ऐसे सब्जेक्ट में हमारा ड्राइंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए जब भी आप कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट पेंट कर रहे होते हैं तो आप उसके पहले थंबनेल बनाइए, उसके पहले रफ स्केचेस कीजिए। आप चाहो तो वाटर कलर में कलर स्केच भी कर सकते हो। अभी ये करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट पेंट कर रहे होते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अगर आपको वही मिस्टेक्स अवॉइड करनी है या फिर कम से कम करनी है तो आपको कोई भी पेंटिंग फाइनल करने से पहले उसके स्केचेस करना ज़रूरी है, उसकी ड्राइंग करना ज़रूरी है, उसका कलर स्केच करना ज़रूरी होता है। और जब हम हमारे रेफरेंस के रफ स्केचेस करते हैं तो हमें पहले ही ये अंदाज़ा आ जाता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक करने वाले हैं, या फिर कौन सा पार्ट ड्रॉ करते टाइम हमें डिफ़िकल्ट जा सकता है, या फिर कलरिंग में भी हमें कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका अंदाज़ आपको पहले ही आ जाता है जब आप इसके कुछ थंबनेल बनाते हो, कुछ रफ स्केचेस करते हो या फिर कलर स्केच करते हो। और इन्हीं रीजंस की वजह से हमें पहले थंबनेल बनाना या फिर उसके रफ स्केचेस करना ज़रूरी होता है, और उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली बहुत मिलेगा। तो कैनवास को सबसे पहले तो मैंने प्राइम किया था जेसो से। अभी जिन लोगों को जेसो के बारे में पता नहीं है उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जेसो एक मीडियम होता है, सेम एक्रेलिक वाइट कलर जैसा ही, लेकिन उसका फ़ायदा हमें बहुत होता है कैनवस के ऊपर या फिर ओपेक मीडियम में काम करते वक्त, जैसे कि ऑयल हो या फिर एक्रेलिक हो। जब आप जेसो लगाते हो अपनी कैनवस के ऊपर तो आपको ट्रांसपेरेंट वर्क करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपके कलरिंग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आपका कलर एप्लीकेशन भी थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है जब मैंने जेसो का यूज़ किया था। विद जेसो और विदाउट जेसो ऐसे दोनों तरीके से मैंने पेंटिंग करके देखे हैं, तो मुझे अच्छा लगा जेसो प्राइम करके कैनवस के ऊपर। अब जब कलरिंग में ड्राइंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने जो डार्क वाले टोन है उसको फिलअप करके लिया, और सबसे पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क टोन है वो मैंने पहले अप्लाई किए। एक्रेलिक या फिर ऑयल में हमें ऐसे ही काम करना होता है, डार्क टू लाइट, यानी कि पहले हमें जो सबसे ज़्यादा डार्क टोन है उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद मिडल वाले और सबसे लास्ट में लाइट और हाईलाइट वाले। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने डार्क टोन अप्लाई करने के बाद अभी मिडल टोन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो मेरा फोकस पूरा ड्राइंग के ऊपर ही था, लेकिन अब मैं शेड एंड लाइट के बारे में सोच रहा हूँ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कर रहे होते हैं पेंटिंग के लिए, तो सबसे पहले आपका फोकस ड्राइंग के ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर होना चाहिए। ड्राइंग करते वक्त आपको शेड एंड लाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पहले बस आउटलाइन के बारे में ही सोचना है। क्योंकि एक बार जब आप ड्राइंग को अच्छे तरीके से पकड़ लोगे और उसको प्रॉपर तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो पेंट करते वक्त आपके ड्राइंग में मिस्टेक्स कम रहेगी। और जब ड्राइंग का काम फिनिश होता है तो उसके बाद ही हमें शेड एंड लाइट के बारे में सोचना होता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि हमें पहले आउटलाइन और ड्राइंग के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद हमें शेड एंड लाइट के बारे में सोचना है। इस पेंटिंग के लिए जो मैंने कलर यूज़ किए थे वो थे बर्न सेना, अल्ट्रामरीन ब्लू, येलो ऑकर, सैप ग्रीन, स्कारलेट रेड और वाइट भी यूज़ किया था। अभी इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपनी पैलेट भी हमें दिखाइए, लेकिन इस वीडियो में मैंने पैलेट नहीं दिखाया है क्योंकि ये बहुत पहले ही मैंने शूट किया था और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए भी नहीं शूट किया था। ये ऐसे ही रेफरेंस मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको पेंट करने का सोचा और पेंट करते वक्त मैंने इसको शूट भी किया था, लेकिन मैं इसके बाद वाली वीडियो में पैलेट दिखाने का भी ट्राई करूँगा। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैंने पेंटिंग में डार्क टोन अप्लाई करने के बाद अब मैं मिडल टोन भी अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके साथ ही जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क टोन है वो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे और सोच समझ के आपको काम करना है। कोई भी पार्ट हमें मेमोरी से नहीं करना है या फिर बिना देखे कोई भी पार्ट को पेंट नहीं करना है। जितना आप ठीक से देख के और ऑब्जर्व करके उसको पेंट करोगे तो वो और भी बेटर रहेगा। तो जब मैंने मिडल टोन अप्लाई किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पहले डार्क अप्लाई किया था वो थोड़ा सा लाइट हो गया था, क्योंकि जब उसके पास में लाइट के टोन आ जाते हैं तो हमें वो क्लियरली पता चल जाता है कि वो कितना डार्क है या फिर कितना लाइट है। और इसी रीज़न की वजह से जो मैंने पहले डार्क किया था उस डार्क के अराउंड में मिडल टोन आने की वजह से उसकी इंटेंसिटी मुझे एक्चुअल में पता चली और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ा और ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो हर बार मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तक कोई भी डिटेल में पार्ट नहीं किया है, यानी कि जो डिज़ाइन वाला पार्ट है मैंने उसके बारे में अभी बिल्कुल भी सोचा नहीं है। अभी मैं बस शेड एंड लाइट के बारे में सोच रहा हूँ। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क है
मैं बस उसी के बारे में अभी सोच रहा हूँ। और जो डिटेल है, जो ज्वेलरी का पार्ट है या फिर जो बाकी दूसरी जो छोटी मोटी डिटेल है, वो मैंने इसके बाद ही पेंट की थी। तो मिडल टोन और लाइट के टोन ऐड करते वक्त आपको शुरू में ही वाइट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले अलग अलग टोन क्रिएट करने होते हैं, अलग अलग शेड्स उसके बनाने पड़ते हैं, और तभी वो नेचुरल दिखता है। और अगर आप शुरू में ही वाइट का इस्तेमाल करने लग जाते हो लाइट करने के लिए, तो वो वाइट स्पॉट जैसा दिखता है और जिसके रिज़ल्ट बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखते। तो इसलिए हमें शुरू में ही वाइट को यूज़ करना अवॉइड करना है। पहले अलग अलग टोन क्रिएट करने होते हैं। लाइट करने के लिए आप लेमन येलो, थोड़ा येलो ऑकर का यूज़ कर सकते हो, और ये कलर यूज़ करने के बाद आप वाइट की तरफ जा सकते हो। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि हमें शुरू में ही वाइट का यूज़ नहीं करना है। पेंटिंग करते वक्त आपका ब्रशिंग जितना सिंपल रहेगा, जितना ईजी रहेगा, उसके रिज़ल्ट उतने ही नेचुरल दिखते हैं। तो हमें हर बार बहुत फ़ाइन वर्क करने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना होता है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़ाइन वर्क करने की तरफ जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी ये वीडियो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में अपलोड करने का सोचा, क्योंकि जो मैंने वर्क किया है वो आपको थोड़ा अच्छे से देखने को मिले, थोड़ा और अच्छे से आप इसको समझ पाएँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा अपलोड किया है। तो जैसे ही मिडल टोन का काम फिनिश हो गया, अब मैं लाइट की तरफ जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग के डायमेंशन जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मैंने कहीं पे भी डिटेल किया नहीं है। ये जो स्कल्पचर है ये स्टोन का है, और हम एक स्टोन को पेंट कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्टोन को पेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारी पेंटिंग में भी स्टोन फील होना चाहिए। उसका रफनेस, उसका हेवीनेस हमारे आर्टवर्क में फील होना चाहिए। उसके कलर्स, उसका टेक्सचर भी हमारे काम में दिखना चाहिए, तभी वो स्टोन जैसा दिखेगा, तभी वो स्टोन फील होगा। और ये सब हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। मुझे पहले स्कल्पचर भगवान विष्णु का लगा था, लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये सूर्य नारायण भगवान का है। लेकिन फिर भी मैं 100% श्योर नहीं बता सकता कि ये एक्चुअल में कौन से भगवान का है। तो जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो पेंटिंग का यहाँ तक वर्क फिनिश होने के बाद अब बारी थी हाईलाइट की तरफ जाने की। तो मैंने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैं धीरे धीरे हाईलाइट को बढ़ाता चला गया। तो उससे मुझे ये समझने में आसानी हुई कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है और मुझे कहाँ पे कितना लाइट को रखना है। स्कल्पचर में जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कार्विंग किया गया था, या फिर जिस जगह पे बहुत फाइन प्लेन किया गया था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट थे। जैसे कि शोल्डर के ऊपर आप देख सकते हैं, चेस्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, इवन फेस के ऊपर भी। और जो भी पार्ट ज़्यादा उभर के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उसके ऊपर हाईलाइट थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और मैंने कहीं पे भी एक्स्ट्रा वर्क करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। जितना दिख रहा है और जैसा दिख रहा है, मैंने उसको वैसे ही पेंट करने का ट्राई किया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम काम करने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो फिनिश होने तक हम वहाँ से उठते ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी मिस्टेक्स तभी समझ में आएगी जब आप उसको थोड़ा सा दूर से देखोगे, थोड़ा घूम के आने के बाद देखोगे, तभी आपको आपका काम किस तरीके से जा रहा है या फिर कैसे हो रहा है ये समझ में आएगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने हर जगह पे एकदम फाइन वर्क करने का ट्राई नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी जगह पे मैंने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया है। जो फर्स्ट वॉश किया था उसकी ट्रांसपेरेंसी, और वही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की वजह से ही स्टोन का फील आ रहा है, उसके ऊपर एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे हमें ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज लेना चाहिए। और बस टेक्सचर के लिए ही नहीं, अगर आप ठीक से देखोगे तो डार्क टोन की और भी मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है, जिसकी वजह से डार्क टोन और भी इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। और उसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारा बहुत सारा काम भी बच जाता है, यानी कि डार्क साइड की और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी काम करना है, जो भी कलर का प्ले करना है, वो सब लाइट साइड की तरफ ही करना होता है, और यही सही तरीका है। तो जब मिडल टोन और लाइट का काम हुआ, तो मैंने डिटेल करना स्टार्ट किया, और डिटेल भी मैंने बहुत कम पेंट की है, क्योंकि कहीं पे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल करना नहीं चाहता था। जितना हो सके उतना उसको सिंपल और इजी तरीके से ही पेंट करने का ट्राई किया। अभी भी मैंने कहीं पे भी प्योर हाईलाइट का यूज़ नहीं किया है। जैसे कि आप फाइनल पेंटिंग में देख रहे हो, वो हाईलाइट का पार्ट मैंने सबसे लास्ट में किया था, और उससे पहले वाली ये सब प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पेंटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो मुझे मांगा था कि इसका रिकॉर्डेड सेशन हो तो वो हमें चाहिए, लेकिन ये रियल टाइम वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने इसको टाइम लैप्स में शूट किया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के और इसको वॉइस ओवर करके ही अपलोड कर दूं, ताकि सभी लोगों को ये प्रोसेस समझ में आए, और मैं किस तरीके से काम करता हूँ, कौन सी टेक्निक को फॉलो करता हूँ, ये भी सभी लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ तक काम फिनिश होने के बाद अब बारी थी थोड़े और हाईलाइट को ऐड करने की। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं थोड़े थोड़े हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ। हाईलाइट भी मैंने शुरू में ही बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने डार्क और मिडल का काम किया, सेम वैसा ही मैंने हाईलाइट का भी काम किया। लाइट में भी जैसे 3 टोन होते हैं, डार्क, मिडल और लाइट,
उसको भी मैंने अच्छी तरीके से पकड़ने का ट्राई किया। तो जब मैं हाईलाइट दे रहा था तो मैं प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, या फिर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे गलती से भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए। और यहाँ तक काम होने के बाद अब बारी थी डिटेल को ऐड करने की। तो डिटेल को ऐड करने के लिए ऑफकोर्स मैंने छोटी साइज़ के ब्रश का यूज़ किया था, लेकिन एप्लीकेशन फिर भी मैंने सिंपल तरीके से ही रखा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम छोटी साइज़ के ब्रश का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल की ओर जाते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि मुझे ये सिंपल और इजी तरीके से ही करना है, भले ही मैं डिटेल वाला पार्ट क्यों ना कर रहा हूँ। ड्राइंग को संभालते हुए कलरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हमें बार बार अपना ड्राइंग चेक करना चाहिए। इवन आप ड्राइंग चेक करने के लिए मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर अपनी पेंटिंग को मिरर के सामने रखोगे और उसको देखोगे मिरर में, तो आप खुद अपनी पेंटिंग की मिस्टेक को खुद से ही जान सकते हो। या फिर आप मोबाइल में भी फ़ोटो को एडिट करके मिरर इमेज करके देख सकते हो, उससे भी बहुत सारी आपको हेल्प हो जाएगी। तो जब इसके बाद मैंने थोड़े ज़्यादा हाईलाइट ऐड किए तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और इसके बाद मैंने बैकग्राउंड को पेंट किया था। लेकिन बैकग्राउंड में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं काम किया। वैसे देखा जाए तो बैकग्राउंड में भी बहुत सारे डिटेल फिगर्स थे, लेकिन वो मैंने अवॉइड किया, क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर ही होना चाहिए, और बाकी जगह पे हमें थोड़ा सा डिफ्यूज में थोड़ा सा कम काम करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैंने स्कल्पचर की नीचे की साइड में ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने वो पार्ट पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट में ही रखा, यानी कि जो शुरू में कलर लगाया था वैसे ही उसको रखा, और उसी वजह से ये थोड़ा आर्टिस्टिक दिखाई देने लगा। और ऊपर की तरफ डिटेल वर्क करने की वजह से और नीचे की साइड में थोड़ा इनकम्प्लीट रखने की वजह से ये एक पेंटिंग का फील दे रहा था, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं पेंट करना चाहता था। वो एक पेंटिंग लगे, इसलिए मैंने एप्लीकेशन भी वैसे ही रखा जिसमें कि ब्रश के स्ट्रोक्स भी दिखाई दे, और जिसकी वजह से ये पेंटिंग का फील दे। और जब पूरी डिटेल्स ऐड करने के बाद ये कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट ऐसे थे। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और वैल्यूएबल टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।